डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध दुखद और चिंताजनक है। पेगासस किसान आंदोलन तथा कोरोना के मुद्दे पर लगातार हंगामे के कारण एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू तौर पर चली हो। यह ब्यौरा चिंता और बढ़ाने वाला है कि 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान संसद को अब तक 107 घंटे काम करना था, लेकिन सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ। बाकी घंटे हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गए। इससे करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। संसद का हर मिनट अमूल्य होता है। इस तरह व्यावसायिक व्याख्या नहीं की जा सकती कि यहाँ एक मिनट में कितने रुपयों का लाभ या हानि होती है। राज्यसभा सचिवालय पहली बार रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है। इसमें उस कामकाज का ब्यौरा होता है जो उस दिन सदन में नहीं हो सका। पहले 2 हफ्तों के लिए 130 शून्यकाल निवेदन और 87 निवेदन विशेष उल्लेख के लिए तय थे। सभापति से मंजूरी मिलने के बावजूद सदस्य जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर असहमति, विरोध, वाद विवाद और राजनीतिक दोषारोपण की भरपूर आज़ादी देती है तो यह आग्रह भी करती है कि विचार विमर्श की सक्रिय प्रक्रिया के रास्ते बंद नहीं किए जाएं। संसद में जारी गतिरोध से स्पष्ट है कि इस आग्रह की अनदेखी हो रही है। संसद का काम सिर्फ विधेयक पारित करना नहीं है, यह जनता से सीधे जुड़े मुद्दों को आवाज़ देने का मंच भी है। अफसोस की बात है कि मानसून सत्र में पेगासस और किसान आंदोलन के राजनीतिक पहलू इतने हावी हैं कि अब तक जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। संसद को देश का आईना होना चाहिए। कोरोना काल में देश जिन समस्याओं से व्यथित है, अगर उन पर संसद में अभी बात नहीं होगी तो कब होगी? एकाध बार हंगामा हो तो समझा जा सकता है, लेकिन रोज हंगामे की परंपरा निभाई जाए तो पानी सिर से गुजरने लगता है। संसद में लगातार गतिरोध ऐसी गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। समय रहते इसका समाधान जरूरी है। विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम है। यह मांग पूरी होने तक संसद का गतिरोध टूटता नहीं लगता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर चुके हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। पक्ष विपक्ष के लिए जब कोई मुद्दा प्रतिष्ठित का प्रश्न बन जाता है तो समस्या को सुलझाना जटिल हो जाता है। पेगासस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सरकार की भूमिका ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर पेगासस प्रकरण पर सुनवाई के लिए तैयार है तो सरकार को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यही अपेक्षा विपक्ष से है। संसद के सुचारू संचालन की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी है। संसद को अहंकार दिखाने का
अखाड़ा बनाने के बजाय रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच बनाना पक्ष विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है। पाई पैराचेंज। पिछले दिनों फूलन देवी की पुण्यतिथि थी। कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हुई। इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सामग्री तक ही फूलन देवी सीमित नहीं थी। मेरी पैदाइश चंबल की है और ननिहाल बुंदेलखंड, इसलिए मैंने भी कई चर्चाएं सुनी। शादी के बाद फूलन कुम्हेड़ी में रहती है। कुम्हेड़ी मेरी माँ की मौसी का ससुराल भी था। फूलन के किस्से सुनाते वक्त वे बताती थीं कि डाकुओं के गिरोह में शामिल होने से एक दिन पहले फूलन को उन्होंने कुएं पर पानी भरते हुए देखा था। वे बताती थीं कि फूलन सामाजिक रूप से प्रताड़ित थी। आजकल का तो पता नहीं, आज से 25-30 साल पहले जब कोई लड़की या औरत जोर आवाज़ में बोल देती या कोई छुटपुट लड़ाई लड़ लेती, यहाँ तक कि घर में भी अपने भाई बहन या दोस्त से लड़ लेती, तो उसे तू बड़ी फूलन देवी बन रही है कहकर छेड़ा जाता। कोई लड़की किसी लड़के को छेड़खानी में थप्पड़ भी मार दे तो उसे लोग मजाक में फूलन ही कहते थे। फूलन उस दौर में कम से कम उस क्षेत्र की लड़कियों के लिए एक ऐसी नायिका के रूप में देखी जाती थी जो अपने प्रति अन्याय के लिए कहीं भीख नहीं मांगेगी बल्कि बंदूक उठा लेगी। हालांकि बंदूक छोड़ो, हाथ उठा लेना भी लड़कियों के लिए बड़ी बात थी और आधुनिक समय भी यही हालत है। पाई पैराचेंज। फूलन जिस दौर में पैदा हुई उस दौर में भी स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार, शारीरिक शोषण, मारपीट आदि घटनाएं बहुत होती थीं, मगर तब इन घटनाओं पर आवाज़ उठाने वाला कोई सोशल मीडिया, कोई टीआरपी न्यूज़ चैनल, कोई एनजीओ नहीं था। उसने जो रास्ता चुना वह उस दौर में उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने का अंतिम रास्ता था। एक और अंतिम रास्ता था जो इस तरह की घटनाओं के बाद सामान्यतः महिलाएं अपना लेती थीं। आत्महत्या का यह प्रचलित था कि औरत की आबरू लुट गई, अब उसके पास जीने के लिए बचा ही क्या है। यही सोच थी तब, शायद अब भी काफ़ी हद तक है, मगर अब कानून सख्त है। पीड़ित का साथ देने के लिए सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल आदि भी हैं। फूलन ने जो रास्ता चुना उस पर चलते हुए उसने कई हत्याएं की। इन हत्याओं को किसी भी रूप में सही ठहराना जायज़ नहीं होगा। गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे कारण कुछ भी हो। फिर भी फूलन एक प्रतीक और भय का वह नाम है जो कहता है कि स्त्री के पास जब अपनी रक्षा के लिए कोई अंतिम उपाय नहीं बचता और जब वह मरना भी नहीं चाहती तो वह फूलन देवी बन जाती है। फूलन ने बदला लेने अपराध की राह चुनी। बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोहों ने फूलन को पकड़ने की बहुत कोशिश की। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश में सरेंडर करते ही उसे मार दिया जाएगा। अपने लिए एमपी सुरक्षित मानते हुए
उसने वहीं सरेंडर किया और अपनी शर्तों में एक यह भी रखी कि उसे कभी यूपी पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा। यह अलग बात है कि बाद में मुलायम सिंह ने उसे समाजवादी पार्टी में ले लिया। डकैत से नेता बनी फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को हत्या कर दी गई। वर्तमान हालत में यही दुआ है कि फिर कोई स्त्री उत्पीड़ित न हो, उसे न्याय सही तरीके से मिल जाए। यह हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम पीड़ित के साथ खड़े हों। स्टॉप।